चैप्टर थर्ड में स्टार्ट करने जा रही हूँ। लिखना कुछ है नहीं, ध्यान इधर देंगे, बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। वैसे हर चैप्टर ही इंपॉर्टेंट होता है और मैं हर चैप्टर के स्टार्टिंग में कहती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि सारे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर पेयर वर्ड क्यों लिखा है, यहाँ पेयर वर्ड क्यों लिखा है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपने क्या इससे मिलता जुलता चैप्टर कहीं पढ़ा है, कोई नाम सुना है? वन वेरिएबल कहाँ पढ़ी थी? 9th। लीनियर इक्वेशन दो टाइप की हो सकती है, दो क्या कई टाइप की हो सकती है। फिलहाल हम दो की बात करते हैं, मैं आपको दोनों में कंपैरिजन करके बता दे रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा। आपने यहाँ पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन को ऐसे भी लिखते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये आपने 9th में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? 9th में। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 9th और 10th के चैप्टर मिलते जुलते ही हैं। ठीक है, और आपस में रिलेटेड है। ये आपने 9th में पढ़ा था। और लीनियर इक्वेशन, यहाँ पेयर वर्ड लगा है, इसका मतलब मैं अभी बताऊंगी आपको। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये आप 10th में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये कहाँ पढ़ने जा रहे हैं? 10th में। अब फर्क क्या है दोनों में? ठीक है, आपको मैंने जो ये वन वेरिएबल वाली जो इक्वेशन बताई थी, 9th में पढ़ाया था ना मैंने, तो मैंने आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताई होगी। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y = mx + c। इक्वेशन बस ये होती है, mx + c टाइप की इक्वेशन होती है। जैसे मैं लिखूं कि 2x + 3 = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में। कितने वेरिएबल में है? वन वेरिएबल में। ठीक है, इसमें और इसमें क्या फर्क होता है? देखो, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax + by + c = 0। दोनों का कंपैरिजन करके बता रही हूँ ताकि आपको अंतर समझ में आए। ठीक है, इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है, और इसमें पेयर वर्ड क्यों है और इसमें पेयर वर्ड क्यों नहीं है। ऐसा होता है कि जब कोई भी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में होगी तो उसको सॉल्व करने के लिए अकेली इक्वेशन काफी होती है। ठीक है, मतलब सिंगल वेरिएबल की अगर आपको वैल्यू निकालनी है ना, जो मैंने ये इक्वेशन दी है, यहाँ से अगर आपसे कोई कहे x की वैल्यू निकालो तो आप x की वैल्यू इजीली एक ही इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लेंगे कि नहीं? क्यों निकल गई इस इक्वेशन से x की वैल्यू? क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है। लेकिन इसकी जो इक्वेशन होती है वो ax + by + c = 0 होती है। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म होता है और ये दो अलग अलग वेरिएबल इसमें यूज हुए होते हैं। जैसे 2x + 3y + 5 = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल में। याद रखिएगा, किसी भी लीनियर इक्वेशन में जितने वेरिएबल होंगे उसको सॉल्व करने के लिए उतनी ही इक्वेशंस की जरूरत होगी। तो इसको आप एक ही इक्वेशन से x और y दोनों की वैल्यू नहीं निकाल सकते। समझ गए? एक ही इक्वेशन से आप x और y दोनों की वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसीलिए आपको पेयर में दी होगी। इसीलिए आपको किस में दी होगी? पेयर में दी होगी। दो इक्वेशन होंगी कम से कम, तब आप दोनों को सॉल्व करेंगे, तब x और y की वैल्यू आएगी। ठीक है, अच्छा एक बात मैंने आपको और बताई थी कि जो लीनियर इक्वेशन होती है वो किसकी इक्वेशन होती है? लाइन की। किसकी इक्वेशन होती है? लाइन की। तो लाइन की इक्वेशन होती है, तो जब हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो कहीं पर जो इसके सॉल्यूशन आएंगे, x और y की जो वैल्यूज आएंगी वो कहीं ना कहीं पर प्लॉट होंगी ग्राफ में कहीं ना कहीं पर प्लॉट होगी। x माने x कोऑर्डिनेट और y माने y कोऑर्डिनेट, तो ये कहीं ना कहीं पर प्लॉट होगा। ठीक है, लेकिन अब कितनी लाइन की इक्वेशन है ये? दो। कितनी लाइन की इक्वेशन दी होंगी? दो। लाइन की इक्वेशन कितनी दी होंगी? दो। तो जब हम दोनों को प्लॉट करेंगे, अब प्लॉट कैसे करेंगे? आप ये भी पूछेंगे कि मैम कैसे बनाएंगे ग्राफ? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया या नहीं आया? ये क्वेश्चन दिमाग में आया? दिमाग में आया कि नहीं आया? बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। मैंने पहले बताया था आपको ग्राफ कैसे बनाते हैं। एक इक्वेशन मैंने आपको ये दे दी, 2x + 3y = 0। ठीक है, कुछ भी हो सकती है। एक मैंने दे दी 5x + 7y = 5। ठीक है, दो इक्वेशन दी है। इसको भी मैं, चलो 5 लिखते हैं, यहाँ 3 लिख देती हूँ।
ठीक है। अब अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ तो इसका क्या आएगा वो हमें पता है, लाइन आएगी, पर उस लाइन को ग्राफ पेपर में प्लॉट करने के लिए हमें कम से कम 2 सॉल्यूशन चाहिए, मतलब 2 पॉइंट चाहिए ना लाइन खींचने के लिए। पहले भी तो बताया था मैंने। तो वो 2 पॉइंट x और y की 2 वैल्यूज होंगी कि नहीं होंगी। तो यहाँ पर x पहले हम एक इक्वेशन के लिए निकालते हैं, मान लिया मैं पहले इसके लिए निकालना चाह रही हूँ, तो मैं x की जगह कुछ भी लगा दूं। मान लिया मैं x की जगह 0 लगा रही हूँ पहली इक्वेशन के लिए। अगर मैं x की जगह 0 लगा रही हूँ, ये इक्वेशन 1 की बात कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने x लिखा, यहाँ मैंने y लिखा। अगर मैं x की जगह 0 लगा रही हूँ तो y कितना आएगा, ये 0 हो गया। y कितना आ जाएगा 1, y कितना आ जाएगा 1। अब x की जगह मैं अगर 1 लगा दूं, ये 2 लगा दूं, y कितना आ जाएगा 1/3 -1/3 -1/3। कुछ और नंबर लगाओ जिससे कि होल नंबर आ जाए, इसे प्लॉट करने में आपको दिक्कत आएगी। कोई और x की जगह 2 लगाओ तो 4 हो जाएगा। कुछ ऐसा नंबर जो 3 से कट जाए। 3 2 जा 6 में से 3 गया 3, हाँ ठीक तो 3 लगा देते हैं x की जगह 3। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, -3 से कट जाएगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है। 2 आ जाएंगे ना पॉइंट। तो एक तो आएगा 0,1 और एक आएगा 3,-1, ठीक है। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। इनको हम ग्राफ पेपर पे 2 पॉइंट कहीं पर भी जहां पर भी आ रहे होंगे 0,1 कहाँ आएगा, x में 0, x में चलना ही नहीं है, y में 1 तक जाना है, ये आ गया एक पॉइंट। दूसरा x में कितना जाना है 3 तक, x में कितना जाना है 3 तक, माने ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 3 तक। और y में -1, नीचे आएगा -1, यहाँ जाना है। इनको मिलाते हुए लाइन खींचोगे तो ये लाइन खींच जाएगी, ठीक है। तो ये इस वाली लाइन का ग्राफ होगा। सेम हम दूसरी लाइन के लिए भी कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें 2 सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे और उनको हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट करते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था एक इक्वेशन के लिए, ठीक है, जहाँ भी हमने पढ़ी थी। तो ये इसका प्लॉटिंग होता है कि हम इनको कैसे प्लॉट करेंगे। ये जो हम x और y की वैल्यूज निकाल रहे हैं, ये क्या है इनके सॉल्यूशन, ये क्या है इनके सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है, जैसे मैंने जो इक्वेशन एक अभी लिखी थी, ठीक है, क्या लिखा था मैंने यहाँ पे 3 5 लिखा था। इसके हमने जो 2 वैल्यू निकाली थी ना x और y की, ये इसके सॉल्यूशन है। 2 निकाली थी मैंने, पहले को मैं x1 y1 कह देती हूँ, दूसरे को x2 y2 कह देती हूँ, ठीक है। अब इनको अगर वापस इसी में रख देंगे, यानी x की जगह और y की जगह वापस से रख देंगे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी या फिर 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों जो भी होंगे वो क्या होंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। समझ में आ गया। अब ये इनको सॉल्व कैसे करते हैं, ये तो ग्राफिकली बात है कि प्लॉट कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। 2 इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है, मान लिया एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन है ये, ठीक है। क्या हो रहा है रेशम में, ये इक्वेशन है, हालांकि ये सॉल्यूशन अभी आपके है नहीं, शायद पता नहीं है, मैं अभी देखूंगी। इनको अगर हमें रेशम मैथी डोंट डिस्टर्ब, अगर इनको सॉल्व करना है तो उसके लिए कई सारे मेथड होते हैं। एक मेथड होता है एलिमिनेशन। क्या मेथड होता है, एलिमिनेशन। एलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है, गायब कर देना, हटा देना, किसी चीज को हटा देना। तो इसमें से क्या करते हैं, अगर हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं 2 इक्वेशन को, तो किसी एक को हटा देते हैं, या तो x को हटा देंगे या y को हटा देंगे। तो पहले जिसको हटाना चाहे उसको हटा देंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी, फिर उस एक वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो दूसरे की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। जैसे मान लिया मैं x को हटाना चाहती, x को नहीं y को हटाना ज्यादा इजी है। यहाँ पे y, यहाँ सिंगल y है, अगर इस इक्वेशन को मैं 3 से पूरी को मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 3y हो जाएगा, ये 3 5 जो 15x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब क्या होगा, माइनस करेंगे दोनों इक्वेशन को, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा -13x, और यहाँ कितना हो जाएगा -4। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4/-13, यानी कि 4/13। अब इस x की वैल्यू मैं किसी भी एक इक्वेशन में रख दूंगी, चाहे इसमें रख दूंगी, x की जगह क्या रख दूंगी मैं 4/13, क्या रख दूंगी 4/13, किसी भी एक इक्वेशन में रखूंगी। तो अब y की आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, रीअरेंज करके आएगी ना, रीअरेंज करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की।
तो इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या कहते हैं इसको? एलिमिनेशन। एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो तो एक की वैल्यू आ जाती है, फिर जिसकी वैल्यू आ गई उसकी वैल्यू किसी भी दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो दूसरे y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो होती है इनकी वैल्यूज निकालने का तरीका। ये एक मेथड था। एक होता है, और क्या होता है? दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रही हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख देते हैं। सब्स्टिट्यूशन मैंने किसी चीज में दूसरे को पुट कर देना। ठीक है, तो कैसे करेंगे? जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 है और 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 है। ठीक है, अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल, तो मैं क्या करूंगी, इसमें से x की वैल्यू निकाल लूंगी। तो x इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई। क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 3 माइनस वाई। इसको मैं यहाँ रख दूंगी x की जगह। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x जहाँ लिखा था उसकी जगह मैं रख दूंगी 3 माइनस वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 माइनस 2y प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो ये क्या हो जाएगा? 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 6। 6 उधर जाके 0 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो वाई इक्वल्स टू भी 0। इससे क्या फायदा हुआ? जब मैंने उसकी वैल्यू यहाँ रखी तो ये पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में बन गई। पूरी इक्वेशन किस में आ गई? एक वेरिएबल y में आ गई। और एक वेरिएबल की वैल्यू तो हम एक इक्वेशन से निकाल ही सकते हैं। तो इस एक वेरिएबल में आने से एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, उसको फिर दूसरे में रख देंगे। y इक्वल्स टू 0 आप यहाँ रख दीजिए तो x की वैल्यू पता चल जाएगी कि नहीं? y इक्वल्स टू 0 यहाँ रखेंगे तो x कितना आ गया? 3। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड है जिसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जिसको क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी एक है, वो आपका लास्ट ईयर हट गया था। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था, वो भी आपका लास्ट ईयर हट गया था। तो आपको दो मेथड मेरे लिए याद रखने हैं, ये सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। ठीक है, अब इसमें जो मैं बताने जा रही हूँ अब वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, जब पेयर दिया होता है ना, अगर एक ही इक्वेशन दिया है तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। जब दो इक्वेशन दी होती है तो उनको इस तरीके से लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरे को लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। आप मुझे बता पाएंगे कि ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है? इनको क्या कहते हैं? इनका नाम क्या होता है? कोफिशिएंट्स। क्या कहते हैं इनको? क्या कहते हैं? कोफिशिएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, अगर हम दो लाइंस का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, दो लाइंस का ग्राफ अगर हम एक ही जगह पर प्लॉट कर रहे हैं, इसी ग्राफ में मैं दोनों लाइन का ग्राफ प्लॉट करूंगी अगर, तो दो लाइंस बनेंगी। अब उन दो लाइंस में तीन कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन, या तो वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, यानी इंटरसेक्टिंग होंगी काटेंगी एक दूसरे को। जब दो लाइन एक दूसरे को काटेंगी तो उनके कितने कॉमन सोल्यूशन हो सकते हैं? एक। जहां पर वो कट कर रही है वो इनका कॉमन पॉइंट है, वो इस लाइन के ऊपर भी आ रहा है, वो इस लाइन के ऊपर भी आ रहा है। तो यानी कि जब लाइन कट कर रही है तो उनका कितना कॉमन सोल्यूशन होता है? एक। और वो कॉमन सोल्यूशन होता क्या है? एक्स और वाई की कुछ वैल्यू, एक्स वाई का कोई कोऑर्डिनेट होगा जो इसको भी सेटिस्फाई कर देगा और इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर देगा। अगर एक्स और वाई की वो वैल्यू इस लाइन की इक्वेशन में रखेंगे तो भी लाइन बैलेंस हो जाएगी, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी या जीरो हो जाएगी, और इसमें रखेंगे तो भी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी या जीरो हो जाएगी। तो वो कॉमन सोल्यूशन होगा। कॉमन सोल्यूशन वही वाला होता है जहां पर लाइन्स टच कर रही होती है, समझ रहे हो? अच्छा, दूसरी कंडीशन होती है कि लाइन्स पैरेलल हो जाए। पैरेलल जो लाइन्स होती है क्या वो कभी मिलती है? जैसे आपकी कॉपी की लाइन कभी मिलती है? नहीं। तो उनका क्या कोई कॉमन सोल्यूशन हो सकता है? कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा, कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, नो सोल्यूशन। उसके बाद तीसरा होता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग है, इसको मैथ्स की लैंग्वेज में कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस भी कहते हैं। ठीक है, एक दूसरे को पूरा जब ओवरलैप कर लेते हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जब आएगी तो वो एक ही लाइन आ जाएगी। मतलब
वही पॉइंट दोनों इसमें भी लाइन में भी होंगे, वही पॉइंट दोनों दूसरी लाइन में भी होंगे। जब मिलाएंगे तो एक के ऊपर एक ओवरलैप होगा, ठीक है, तो उनको कहते हैं कोइंसिडेंस लाइंस, ठीक है। तो वो लाइन जब होंगी तो कितने कॉमन सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट। इसके ऊपर कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट, अनगिनत पॉइंट्स हो सकते हैं इस लाइन के ऊपर। और कोई भी लाइन के ऊपर जो पॉइंट आता है वो उसका सोल्यूशन होता है, ठीक है। मान लिया हमने एक ग्राफ बनाया, उसमें एक लाइन खींची है और 3-4 पॉइंट हमने प्लॉट किए हैं। तो एक पॉइंट यहाँ प्लॉट किया, एक पॉइंट यहाँ प्लॉट किया, दो पॉइंट इसके ऊपर आ रहे हैं। तो जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर आएंगे वो इसके सॉल्यूशन होंगे, वो इसको सेटिस्फाई कर देंगे। लेकिन ये पॉइंट इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे, यानी सॉल्यूशन वही पॉइंट होते हैं जो लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो ओवरलैपिंग जो लाइंस हैं या कोइंसिडेंस लाइंस जो हैं वो तो एक दूसरे के ऊपर पूरा ही ओवरलैप है। तो जितने भी पॉइंट इनके ऊपर है वो सब इनके सॉल्यूशन है। तो इनके कॉमन सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइटली कॉमन सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कहते हैं इसको। तो 3 कंडीशंस होती हैं दो लाइंस को ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए। पहली कि वो इंटरसेक्टिंग होंगी। अच्छा, कंडीशन क्या पूछी जाती है कि कब इंटरसेक्टिंग होंगी? तो कब इंटरसेक्टिंग होंगी? जब उनका एक ही कॉमन सॉल्यूशन होगा। कब पैरेलल होंगी? जब उनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। और कब ओवरलैपिंग होंगी? जब उनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब हमें ये पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा? इसकी 3 कंडीशन होती हैं। 2 लाइन आपको दी, तो पहला काम आपका यही है कि आप पहली लाइन से A1, B1 और C1 पता कर लेंगे, दूसरी लाइन से A2, B2 और C2 पता कर लेंगे, ठीक है। और इनके कोफिशिएंट्स का जो रिलेशन होता है वही आपको बताता है कि इनका टाइप कैसा है। ये कोइंसिडेंस लाइन है, ओवरलैपिंग लाइन, सॉरी पैरेलल लाइंस हैं, या फिर इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। तो अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आता है, ठीक है। मान लिया, इसको मैं एग्जाम्पल से आपको बता देती हूँ। जैसे पहली लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, और दूसरी लाइन है 5x प्लस 7y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब बताइए ये A1 कितना हुआ? 2, A2 कितना है, सॉरी B1 कितना है? 3, और C1 कितना है? -7। यहाँ पर A2 कितना है? 5, B2 कितना है? 7, और C2 कितना है? -10। अब ये बताइए A1 अपॉन A2 निकालूंगी तो कितना आएगा? 2 अपॉन 5, और यहाँ B1 अपॉन B2 निकालूंगी तो कितना आएगा? 3 अपॉन 7। क्या ये दोनों इक्वल है? तो नॉट इक्वल है। तो ये कैसे लाइन होंगी? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग कैसी लाइन होंगी? इंटरसेक्टिंग। अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होगा तो कैसी लाइन होंगी? अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होगा तो कैसी लाइन्स होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स कब होंगी? उल्टा बताइए। जब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। A1 B1 क्या है पता है ना सब? ठीक है, कोफिशिएंट्स है। दूसरा है पैरेलल लाइंस। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पैरेलल लाइंस का जो है हिसाब, लिख रही हूँ मैं, कितनी बड़ी स्पेलिंग लिख दी मैंने। पैरेलल लाइन जब A1 अपॉन A2, देखो अगर पहले ही दो कोफिशिएंट्स का रेशियो अगर इक्वल नहीं आया तो आपका काम ही खत्म, आप सीधे ही कह देंगे इंटरसेक्टिंग है। लेकिन जब A1 अपॉन A2 अगर B1 अपॉन B2 के बराबर आ जाए, मतलब दोनों बराबर है, तो फिर आपको तीसरा वाला भी चेक करना पड़ता है। तो अगर A1 अपॉन A2 तो B1 अपॉन B2 के बराबर है, लेकिन ये C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। अगर ये C1 मान लिया, जैसे मैंने ये लिखा था 2 अपॉन 5, इसको मैं 2 कर दूं, इसको 4 कर दूं, ठीक है, और इसको 3 कर दूं, इसको 6 कर दूं। अब इसका और इसका रेशो क्या हो गया? 1/2, और इसका और इसका रेशो क्या हो गया? 1/2। तो यहाँ से A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ गया। लेकिन क्या ये C1 अपॉन C2 के भी बराबर नहीं, क्योंकि C1 अपॉन C2 कितना आएगा? 7 अपॉन 10। तो ये वाली कंडीशन बनी। तो ये होती है पैरेलल लाइंस। ये क्या होती है? पैरेलल। कैसी लाइंस होंगी? पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशन है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन। हाँ हेलो, हाँ शकुंतला बोलो। बेटा मैं क्लास ले रही हूँ, अब तुम वेट करो, मैं क्लास के बाद मिलूंगी। मैं क्लास 10th में हूँ, उसके बाद क्लास 9th में जाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी तुम्हें। कल क्यों नहीं आई तुम? हाँ तो हमारा भी काम है ना, मैं क्लास छोड़ के नहीं आ सकती। अभी तुम वेट करो, मैं तुम्हें मिलूंगी। कितने बजे होता है भाई लंच? हाँ वेट करो तुम, उसके बाद ही मिलेंगे।
जब कल टाइम था तो आई नहीं, कल स्पेशली टाइम था 4 बजे के बाद इन्हीं को एडमिट कार्ड देना, तब आज क्लास नहीं लेंगे क्या, घूमते रहेंगे सब, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइंस है, समझ में आ गया। तीसरी कंडीशन होती है जब आप तीसरा वाला चेक करेंगे ना, a1/a2 b1/b2 आ गया, अब हमें तीसरा चेक करने की जरूरत पड़ेगी। तो तीसरा चेक करने के लिए दो बातें होंगी, या तो ये इसके इक्वल आएगा या नहीं आएगा। नहीं आएगा वाला तो आपको पता चल गया पैरेलल लाइन, अगर आ जाए इक्वल तो क्या होंगी, ओवरलैपिंग लाइंस या कोइंसिडेंट लाइंस या ओवरलैपिंग लाइंस, जो भी कह लो आप, ठीक है। समझ गए तीनों कंडीशन, भूलेंगे तो नहीं। इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बट अरे आगे बोलने दो, उसमें दो बातें हैं। इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, if a1/a2 is not equals to b1/b2, if a1/a2 is equals to b1/b2 equals to c1/c2, खड़े हो जाओ। क्या बताया मैंने, तुमने, तुम बैठो। a1/b2 सुन ले, इसका ये बाहर देख रहा था, इधर आ। तो देखो ये मेरी क्लास का एक ऐसा स्टूडेंट है, जब मैं पढ़ा रही हूँ तो ये बाहर इसका विचरण, यहाँ हो कैमरे पे विचरण कर रहे हैं, इनकी नजरें बाहर हैं। ये दोबारा नहीं बताऊंगी मैं, याद रखना। यस मैम क्या मतलब, तुम्हारा ध्यान लगातार बाहर था, मैं तुम्हें ही देख रही थी, तुम होश में ही नहीं हो यहाँ बैठे हुए, कुछ खा पी के तो नहीं आए। जब देख रहा था तब आपने नहीं पूछा, और जब मैंने देखना बंद कर दिया तब आप पूछ रही हो। ये कहना चाह रहे हो, तुम्हें पूरा 20-25 मिनट देखना ही है, चाहे मैं पूछूं चाहे नहीं पूछूं। दोबारा नहीं बताऊंगी, फिर रोते रहना बाद में। बैठो, ध्यान यहाँ रखो। 1-2 दिन तारीफ क्या होगी, तुम तब देखना ही बंद कर दिया तुमने बोर्ड की तरफ, ठीक है। तीनों कंडीशन याद रहेंगी, इसका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, ठीक है। अच्छा, इसमें दो बातें और आपको याद रखनी है। पहली वाली कंडीशन में ओनली वन सोल्यूशन। देखो क्वेश्चन कई तरीके से पूछता है, ये भी पूछ सकता है कि दो आपको इक्वेशन देगा और पूछेगा ये किस टाइप्स की लाइन है, तब तो आप ये नाम बताएंगे, ठीक है। नाम बताएंगे, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट, ठीक है। लेकिन यही चीज देके आपको कहेगा बिना सॉल्व करे हुए बताइए कि इन दो लाइंस के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो भी यही बात है, तब भी आपको यही निकालना है। तो भी आप यही चेक करेंगे, कहेंगे ओनली वन सोल्यूशन। अगर ऐसा आता है तो ओनली वन सोल्यूशन, और अगर ये कंडीशन आती है, ये कंडीशन पैरेलल की है, तो क्या कहेंगे, नो सोल्यूशन। और ये कंडीशन आती है तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। समझ में आ गया। क्वेश्चन को घुमा फिरा कहीं से भी पूछ सकता है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा तो आप समझ जाएंगे। पेज नंबर 46 पर एक टेबल बनी हुई है, देखिए पेज नंबर 46 पर एक टेबल बनी हुई है ब्लू कलर से 3.4। इसको आप अपनी कॉपी पर बना लेंगे, ठीक है। ये तीनों कंडीशंस आप लिख लेंगे। लास्ट के जो दो बॉक्स है, इसमें ये कह रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर इनका करेंगे तो कहाँ पर इंटरसेक्टिंग होंगी, कहाँ पर कोइंसिडेंस होंगी, कहाँ पर पैरेलल होंगी, आपको बता दिया। उसके आगे अगले कॉलम में से ये भी लिखा है कि एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होता है जब इंटरसेक्टिंग होती है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं जब कोइंसिडेंट होती है, और पैरेलल लाइन जब होती है तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये भी इसके पीछे का कारण भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, रट्टा नहीं मानना है। क्यों नहीं होता, वो मिल ही नहीं रही भाई, टच ही नहीं कर रही, तो उनका कॉमन सोल्यूशन होगा ही नहीं। और ओवरलैपिंग में क्यों इनफाइनाइटली मैनी हो रही है, क्योंकि सारे ही पॉइंट उनके टच कर रहे हैं, सारे पॉइंट टच कर रहे हैं। और इंटरसेक्टिंग में एक ही सोल्यूशन क्यों है, एक ही जगह पे कट कर रहे हैं, उनका एक ही पॉइंट कॉमन है, एक ही पॉइंट कॉमन है। मीन्स किसी को अगर एक्सप्लेन करना हो, कोई आपसे पूछ ले, तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए ऐसा है तो क्यों, ऐसा है तो क्यों, ऐसा है तो क्यों, ठीक है। खाली नहीं इसमें इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता है, इसमें एक ही सोल्यूशन कॉमन सोल्यूशन है। ऐसे करोगे तो जब एग्जाम आएगा तो पैरेलल का कोइंसिडेंस में लिख दोगे, उसका इंटरसेक्टिंग में लिख दोगे, उसका जब क्लियर होगा तो उसको रट्टा मारने की जरूरत ही क्या है, रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज के, कुछ देख लेंगे एक आध क्वेश्चन। मैंने आपको सारा बता दिया, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, बस इतना ही। अब हमें क्वेश्चन ही करना है, कुछ नहीं।
जो कंसेप्ट बेस्ड चीजें थी वो सब मैंने बता दी। टाइप मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशन बता दिए। दो ही मेथड आपको याद रखने हैं, कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। और दूसरा मैंने आपको टाइप बता दिया इसका, ठीक है, कितने कितने टाइप की होती हैं और उनके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है और इनका क्या क्या कितने कितने कैसे सोल्यूशन होते हैं, ग्राफिकली कैसे प्लॉट करेंगे। यही 3-4 चीजें इसमें हैं, जो जिसमें भी डाउट रहेगा आप दोबारा पूछ लेंगे। अब आ जाइए एक्सरसाइज पर। 44 पेज में देखो। अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे तो ये आपको जरूरी नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन देगा जिसमें ये आपको बनी बनाई इक्वेशन दे दे। बनी बनाई इक्वेशन सिर्फ ये वहीं पे देगा जहां पर इसको टाइप्स ऑफ इक्वेशन पूछना होगा, जो मैं अभी आपको जस्ट पहले समझा रही थी। जहां पर इसको वो पूछना होगा वहीं को 1 नंबर का क्वेश्चन आता है टाइप बताने के लिए। उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, 2 क्वेश्चन दे दी और आपसे पूछेगा इसका टाइप क्या। नीचे 4-5 टाइप दे दिए, इंटरसेक्टिंग है, ये टिक कर दो, ठीक है। तो वो 1 नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन जब आपको वर्ड प्रॉब्लम देगा तो उसमें आपको इक्वेशंस बनी बनाई तो नहीं देगा, आपको खुद से इक्वेशन बनानी होगी। बेल लगी है।